गुड मॉर्निंग माय व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल अधिनीता एजुकेशन एंड मोटिवेशनल वीडियोस। आज हम पढ़ेंगे अनुच्छेदों के बारे में। जो अनुच्छेद हमने पहले पढ़ाए थे वो भी मुख्य थे, आज भी उसी के क्रम में आगे बढ़ते हैं, क्योंकि पहले मुख्य अनुच्छेद इसलिए लिए जा रहे हैं, इनमें से क्वेश्चन हमारे हर एग्ज़ाम्स में आते हैं, इसलिए मैं आपको इनको पहले बता रही हूँ कि मुख्य अनुच्छेदों में क्या क्या है, इनमें विशेषता क्या है, इसलिए इनको हर एग्ज़ाम्स में क्यों पूछा जाता है। तो जो भी यहाँ पे अनुच्छेद पढ़ाए जाएंगे वो सारे आपके इम्पोर्टेंट हैं, हर एग्ज़ाम में काम आते हैं। बाकी अनुच्छेद हैं तो सही, उनको भी पढ़ाऊँगी मैं। जो 395 अनुच्छेद बने थे, लास्ट में जो पूरी टोटल हुए थे वो थे 450। हमने इसकी बात पहले की थी। नेक्स्ट जो बाकी के अनुच्छेद है उसमें बात करते हैं। पिछले हमने राष्ट्रपति पढ़ा था, उपराष्ट्रपति पढ़ा था, संसद कौन से अनुच्छेद में आती है, इन सब का प्रावधान हमारे संविधान में कहाँ किया गया, कौन से अनुच्छेद में किया गया, उसकी कुछ डिटेल हमने पढ़ी थी। उसको संक्षिप्त में हम एक एक टॉपिक को बाद में लेंगे। राष्ट्रपति अलग से पढ़ेंगे, उपराष्ट्रपति अलग से आएगा, संसद अलग आएगी, लोकसभा, राज्यसभा, इनके बारे में भी डिटेल से एक एक टॉपिक लिया जाएगा, तो आपको अच्छे से समझ में आएगा उनके अधिकारों में क्या क्या आता है। अब बात करेंगे हमारे नेक्स्ट अनुच्छेद जो आगे मुख्य हैं उनके बारे में। सबसे पहले आएगा अनुच्छेद 100। अनुच्छेद 100, इसी में आएगा अनुच्छेद 105, 105, अनुच्छेद 108। ये तीनों अनुच्छेद संसद से रिलेटेड हैं, इसमें संसद की कार्यवाही की जाती है। ऐसे तीनों अनुच्छेद संसद से ही जुड़े हुए हैं, इसलिए इनको मैंने एक साथ लिया है। 100 में क्या है कि जब अध्यक्ष महोदय को निर्णायक मत का अधिकार दिया गया है अनुच्छेद 100 में। जैसे लोकसभा और राज्यसभा है, इसमें कोई विधेयक पेश किया गया और उनके जो विधेयक पेश करने के बाद उनकी जो वोटिंग होती है वो की जाती है। वोटिंग का जो क्रम होता है, जो भाग होता है, अगर 50-50 आता है और उसमें निर्णय नहीं हो पाता, उनकी जो गिनती आती है वो आधी आधी आ जाती है, मतलब बराबर हो जाती है, तो उसमें निर्णय कैसे लिया जाएगा कि कौन से मत ज़्यादा अच्छा है या कौन सा मत कम है। कम ज़्यादा का निर्णय कौन लेता है? हमारे अध्यक्ष महोदय लेते हैं। तो निर्णायक मत किसका हुआ? अध्यक्ष का। अध्यक्ष उसमें निर्णय करता है, वो आता है अनुच्छेद 100 में। नेक्स्ट आता है 105 में, संसदीय विशेषाधिकार। संसद को जो विशेष अधिकार दिए हुए हैं वो अनुच्छेद 105 में आते हैं। संसद को कौन कौन से विशेष अधिकार दिए गए हैं इसके बारे में मैं डिटेल से बाद में पढ़ा दूंगी आपको। नेक्स्ट 108, अनुच्छेद 108 में दिया गया है संयुक्त अधिवेशन। संसद का संयुक्त अधिवेशन होता है, वो अनुच्छेद 108 में है। संयुक्त अधिवेशन कौन बुला सकता है? राष्ट्रपति। राष्ट्रपति को यह शक्ति प्रदान की गई है कि लोकसभा और राज्यसभा दोनों को मिला करके संयुक्त अधिवेशन बुला सकता है। ये पावर हमारे राष्ट्रपति को दी गई है। तो संयुक्त अधिवेशन की जो व्यवस्था की गई थी हमारे संविधान में वो है अनुच्छेद 108 में। संसद के बाद आता है धन के बारे में या वित्त से रिलेटेड जो अनुच्छेद है वो है अनुच्छेद 110। इसमें आता है धन विधेयक। धन विधेयक का वर्णन मिलता है हमारे अनुच्छेद 110 में। कोई धन विधेयक या कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका निर्णय कौन लेता है? अध्यक्ष इसका निर्णय लेता है कि कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं। इसको पावर होती है उस विधेयक के बारे में।
तो धन विधेयक का वर्णन कौन से अनुच्छेद में मिलता है? अनुच्छेद 110 में। अनुच्छेद 112 में बजट का वर्णन किया गया है जो हमारे वित्त से संबंधित है। वार्षिक लेन देनों का वर्णन या वार्षिक वित्तीय लेन देन का वर्णन इस अनुच्छेद में किया गया है कि साल में जो भी वार्षिक लेन देन का वर्णन होगा वो अनुच्छेद 112 में किया जाएगा। 116 इसमें आता है लेखानुदान। लेखानुदान क्या होता है? कुछ खर्चों का वर्णन हमारे बजट में नहीं किया जाता, उसको अलग से बिल के द्वारा पेश किया जाता है। उस बिल को पेश करने की जो प्रक्रिया है, जो बिल का नाम है, वो है लेखानुदान। लेखानुदान हमारे वित्त से ही रिलेटेड है। तो इस लेखानुदान का वर्णन कौन से अनुच्छेद में मिलता है? अनुच्छेद 116 में। नेक्स्ट जो अनुच्छेद आता है वो है 117। इसमें आता है वित्त विधेयक। वित्त विधेयक ये संसद में ही पेश किए जाते हैं। ये चारों धन विधेयक, बजट, लेखानुदान और वित्त विधेयक, आपको इनको याद करना बड़ा आसान है। 110 और 117 धन विधेयक और वित्त विधेयक मतलब विधेयक से संबंधित है, बजट और लेखानुदान बजट से संबंधित है। तो 112 और 116 अनुच्छेद बजट से संबंधित है। अनुच्छेद 100, 105, 108 ये संसद से रिलेटेड है, अध्यक्ष से रिलेटेड है कि संसद का जो अध्यक्ष होता है वो निर्णायक मत दे सकता है। जब 50-50 मतों की गणना होती है तो उसमें निर्णायक मत किसका होता है? अध्यक्ष का। संसदीय विशेषाधिकार अनुच्छेद 105 में 108 में संयुक्त अधिवेशन बुला सकता है। वो कौन बुला सकता है? राष्ट्रपति। लेकिन उसकी अध्यक्षता राष्ट्रपति नहीं करता। संयुक्त अधिवेशन सिर्फ बुलाने की पावर राष्ट्रपति को होती है। वित्त से रिलेटेड ये 4 अनुच्छेद हैं, संसद से रिलेटेड 3 अनुच्छेद हैं। नेक्स्ट बात करेंगे सर्वोच्च न्यायालय की कि उनका वर्णन कौन से अनुच्छेद में किया गया है। हमारे संविधान में एक सुप्रीम कोर्ट होगा, इसकी व्यवस्था की गई थी। जब हमारा संविधान बनाया गया था, हमारी न्यायिक व्यवस्था को पूरे भारत की एक कंट्रोल देने के लिए सर्वोच्च न्यायालय का गठन करने का प्रावधान रखा गया था। वो रखा गया था अनुच्छेद 124 में कि एक सर्वोच्च न्यायालय होगा। सर्वोच्च न्यायालय होगा। तो सर्वोच्च न्यायालय का प्रावधान कौन से अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 124 में। नेक्स्ट जो आता है इसी से रिलेटेड अनुच्छेद 131, इसमें आता है सर्वोच्च न्यायालय के मूल आरंभिक अधिकार या क्षेत्राधिकार भी बोल सकते हैं कि सर्वोच्च न्यायालय के अंडर में कौन कौन से अधिकार आते हैं। तो उसका क्षेत्राधिकार भी इसी में आते हैं। अनुच्छेद 131 में सर्वोच्च न्यायालय के आरंभिक अधिकार या क्षेत्राधिकारों का वर्णन किया गया है। नेक्स्ट जो आता है वो है अनुच्छेद 137, वेरी इम्पोर्टेंट। ये अनुच्छेद कई बार पूछा गया है इसलिए इसको इम्पोर्टेंट बोल रही हूँ। न्यायिक पुनरावलोकन। न्यायिक पुनरावलोकन क्या होता है? न्यायिक पुनरावलोकन। न्यायिक पुनरावलोकन एक सर्वोच्च न्यायालय को पावर दी गई है, उसके बारे में है कि अगर संसद या कार्यपालिका दोनों मिलकर के कोई निर्णय लेती है और वो निर्णय कानून के विपरीत है, या अगर संसद या कार्यपालिका कोई कानून बनाती है और वो कानून न्याय के विपरीत है, तो सुप्रीम कोर्ट उस पर कार्यवाही करता है। और अगर वो सही नहीं है, कानूनों का उल्लंघन माना गया है उस कानून में कि वह कानून लागू करने लायक नहीं है, संसद ने यह निर्णय गलत लिया है, कार्यपालिका ने यह निर्णय गलत लिया है,
तो सुप्रीम कोर्ट को ये पावर दी गई है कि उसमें वह उसकी जांच करे, और जांच में वो गलत पाए जाते हैं, ये कानून का उल्लंघन माना जाता है, तो सुप्रीम कोर्ट उस कानून को खारिज कर सकता है, उसको समाप्त कर सकता है। तो न्यायिक पुनरावलोकन सुप्रीम कोर्ट को एक विशेषाधिकार प्रदान करता है। इसका वर्णन दिया गया है अनुच्छेद 137 में। नेक्स्ट बात करते हैं अनुच्छेद 143। इसको मैंने आपको राष्ट्रपति में भी बताया था कि सुप्रीम कोर्ट राष्ट्रपति को सलाह देता है। उसमें ये कहा था कि राष्ट्रपति सुप्रीम कोर्ट से सलाह ले सकता है। इसमें है कि सुप्रीम कोर्ट राष्ट्रपति को सलाह दे सकता है, लेकिन राष्ट्रपति उस सलाह को माने या न माने ये उसकी इच्छा है। राष्ट्रपति की इच्छा पर निर्भर करता है कि सुप्रीम कोर्ट ने जो मुझे सलाह दी है वो सही है या गलत है, उसका निर्णय वो स्वयं राष्ट्रपति लेता है। तो सुप्रीम कोर्ट में ही 143 अनुच्छेद आएगा। ये चारों अनुच्छेद सुप्रीम कोर्ट से रिलेटेड हैं। तो सुप्रीम कोर्ट को याद करना बहुत आसान है कि सर्वोच्च न्यायालय का वर्णन कौन से अनुच्छेद में दिया गया है? 124 में। 131 में सर्वोच्च न्यायालय के मूल अधिकार और क्षेत्राधिकार का वर्णन किया गया है। अनुच्छेद 137 में न्यायिक पुनरावलोकन का वर्णन किया गया है, जिसमें सर्वोच्च न्यायालय को विशेषाधिकार दिया गया है। अनुच्छेद 143 सुप्रीम कोर्ट राष्ट्रपति को सलाह दे सकता है किसी भी मैटर में। इसी में आगे बात करते हैं, एक बहुत बड़ी पोस्ट है, सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के बराबर ही इस पोस्ट को माना जाता है, वह है महान्यायवादी। महान्यायवादी या फिर इसको कैग, शॉर्ट फॉर्म है कैग भी कह सकते हैं, या इसको अटॉर्नी जनरल भी कह सकते हैं। अटॉर्नी जनरल भी कह सकते हैं इसको, अटॉर्नी जनरल है महान्यायवादी। अनुच्छेद 76 में महान्यायवादी के पद का वर्णन मिलता है कि एक भारत का महान्यायवादी होगा, इस पद का वर्णन मिलता है। महान्यायवादी की नियुक्ति कौन करता है? इसकी नियुक्ति करता है राष्ट्रपति, लेकिन वो खुद नहीं करता, प्रधानमंत्री की सलाह के बाद वह महान्यायवादी को नियुक्त करता है कि कौन इस पद के लायक है और कौन नहीं है। तो इसमें लास्ट निर्णय तो राष्ट्रपति का होता है, लेकिन इसमें के पीछे जो कार्रवाई की जाती है वो प्रधानमंत्री की सलाह के आधार पर की जाती है। तो महान्यायवादी सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के बराबर इस पोस्ट को माना गया है। इस महान्यायवादी के पद का वर्णन अनुच्छेद 76 में मिलता है। महान्यायवादी के बाद नेक्स्ट पोस्ट आती है 148 में नियंत्रक महालेखा परीक्षक। महालेखा परीक्षक, इसको भी कैग के नाम से ही जाना जाता है। कैग नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक कौन होता है? जो सीनियर अधिकारी होता है उसको नियुक्त किया जाता है नियंत्रक महालेखा परीक्षक की पोस्ट पर। जो सीनियर IAS अधिकारी होता है उसको नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक आर्थिक आय का लेखा जोखा रखता है, उसी के बारे में वह सुनवाई करता है। जो भी आर्थिक मामले होते हैं सेंट्रल लेवल पर, उनकी सुनवाई नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक करता है, जिसको कैग कहा गया है। इसमें कई न्यायिक मामले आते हैं जो आर्थिक रूप से जुड़े हुए होते हैं या उससे रिलेटेड होते हैं, तो वो होते हैं नियंत्रक महालेखा परीक्षक के माध्यम से। तो इस पोस्ट का वर्णन है 148 में। तो दोनों एक दूसरे से रिलेटेड हैं, इसलिए मैंने इन दोनों को एक साथ लिखा है। ये हैं हमारे मुख्य अनुच्छेद जिनके बारे में आज हमने पढ़ा। ये अनुच्छेद हमारे हर एग्ज़ाम्स में, हर
प्रत्येक एग्ज़ाम में इनके क्वेश्चन बनते ही बनते हैं। हर चाहे आप सेंटर लेवल की कोई भी एग्ज़ाम ले लो, उनमें भी ये क्वेश्चन आते हैं। हमेशा इनमें से एक दो क्वेश्चन आते हैं इन अनुच्छेदों में से। जो मैंने अभी आज पढ़ाए हैं उनमें से आपके कम से कम नहीं तो 4-5 क्वेश्चन आते हैं हर एग्ज़ाम्स में। आगे जो भी एग्ज़ाम आ रही है, पटवारी की एग्ज़ाम आ रही है, उसमें भी पॉलिटिकल का कुछ भाग आता है। जीके के जो भी क्वेश्चन आते हैं पॉलिटिकल से रिलेटेड, वो भी इन्हीं में से आता है। अधिकतर स्टूडेंट कंफ्यूज कहाँ होते हैं? अनुच्छेदों में सबसे ज़्यादा कंफ्यूज होते हैं कि ये इस अनुच्छेद में क्या है, इसमें क्या है। अगर आप हर एक का पार्ट कर करके पढ़ोगे, जैसे सर्वोच्च न्यायालय में कौन कौन से अनुच्छेद आ गए, संसद में कौन कौन से अनुच्छेद आ गए, प्रधानमंत्री में कौन से अनुच्छेद आते हैं, उसका पद का कौन से अनुच्छेद में है, उसके कार्यप्रणाली किस में है, मंत्रिपरिषद किस में आती है, राष्ट्रपति का पद कौन से अनुच्छेद में आता है। तो मैंने इस हिसाब से आपको अनुच्छेद बताए हैं कि राष्ट्रपति, संसद सब अलग अलग अनुच्छेदों के हिसाब से मुख्य अनुच्छेद मैंने अलग अलग करके आपको बताए हैं। आपको इन सबको पढ़ने में बड़ी आसानी होगी। आपको मेरा वीडियो कैसा लगा इसके बारे में मुझे कमेंट्स करके बताइएगा। इसी के साथ मैं अधिनीता एजुकेशन चैनल से अनीता, थैंक यू सो मच वॉचिंग माय चैनल।